26 नवंबर 2008 रात के 8 बजकर कुछ मिनट। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक था, कैफे में हंसी थी, स्टेशन पर भागती भीड़ थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में ये शहर गोलियों की आवाज से गूंजने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला पूरी तरह अचानक था या कहीं किसी मेज पर कुछ दिन पहले ही इस तूफान की आहट सुन ली गई थी? नवंबर 2008 की शुरुआत में भारतीय खुफिया तंत्र को कुछ असामान्य संकेत मिलने लगे। समुद्री रास्ते से संभावित घुसपैठ की जानकारी, विदेशी एजेंसियों से साझा किए गए इनपुट और संदिग्ध सैटेलाइट फोन एक्टिविटी। ये सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में थीं, लेकिन तस्वीर एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। समुद्र के रास्ते एक बड़ा हमला। विदेशी खुफिया एजेंसी से मिली चेतावनी में यह संकेत था कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकता है। ये इनपुट भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग तक पहुंचा। साथ ही घरेलू सुरक्षा के लिए जिम्मेदार इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी संभावित खतरे के बारे में जानकारी दी गई। इन सूचनाओं को संबंधित मंत्रालयों और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों तक भेजा गया। कुछ पत्र जारी हुए, कुछ अलर्ट सर्कुलर बने। लेकिन क्या वे पर्याप्त थे? क्या वे इतने स्पष्ट थे कि हर स्तर पर तत्काल ठोस कार्रवाई हो? भारत की लंबी समुद्री सीमा, सीमित तटरक्षक संसाधन और रोजमर्रा के सैकड़ों सामान्य अलर्ट, इन सब के बीच ये चेतावनी भी एक फाइल बनकर आगे बढ़ी। कोई ठोस नाम नहीं, कोई सटीक तारीख नहीं, बस संकेत कि कुछ होने वाला है। इसी दौरान कराची के पास एक बंदरगाह पर कुछ युवकों को समुद्री प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उन्हें जीपीएस, सैटेलाइट फोन और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल सिखाया जा रहा था। वे किसी सामान्य मिशन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना के लिए तैयार हो रहे थे जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आग में झोंक सकती थी। 18 नवंबर के आसपास एक और संकेत मिला, समुद्री मार्ग से संभावित घुसपैठ की आशंका। कुछ अधिकारियों ने खतरे को गंभीर माना, लेकिन नौकरशाही की परतें, फाइलों की गति और कंफर्म इंटेल की कमी, इन सब ने समय को धीरे धीरे खिसका दिया। और फिर 26 नवंबर की शाम 10 हमलावर एक छोटी नाव से मुंबई की तटरेखा पर उतरे। उन्होंने टैक्सी ली, बैग उठाए और अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। कुछ ही मिनटों में गोलियों की गूंज ने शहर को दहला दिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कैफे, अस्पताल और सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया ताज होटल। 60 घंटे तक चला ये आतंक। 160 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए। देश स्तब्ध था, दुनिया देख रही थी। और अब सवाल उठ रहे थे, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? जांच के बाद सामने आया कि हमले से पहले समुद्री खतरे को लेकर कई इनपुट मौजूद थे। संसद में सवाल उठे। मीडिया ने पूछा, अगर चेतावनी थी तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों तटीय पुलिसिंग इतनी कमजोर थी? क्यों नावों की निगरानी प्रणाली मजबूत नहीं थी? यह सिर्फ सुरक्षा की विफलता नहीं थी, यह भरोसे की परीक्षा थी। हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाया। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा कि वो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सीमा पर सैन्य सतर्कता बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित था कि कहीं ये संकट एक बड़े टकराव में न बदल जाए। अगर हालात और बिगड़ते तो 2 परमाणु सशस्त्र देशों के बीच सीधा टकराव संभव था। दांव पर सिर्फ मुंबई नहीं थी, दांव पर दक्षिण एशिया की स्थिरता थी। बाद के वर्षों में भारत ने तटीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया। रडार चेन बिछाई गई, तटरक्षक बल को संसाधन दिए गए और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की कोशिश हुई। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या 26 नवंबर सिर्फ आतंकियों की साजिश थी या चेतावनियों के बीच खोई हुई तात्कालिकता की भी कहानी? मुंबई ने उस रात अपने जख्म खुद सहे। आम लोग ही असली हीरो बने। होटल स्टाफ, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाया। लेकिन उन गोलियों की आवाज आज भी याद दिलाती है कि खुफिया सूचनाएं सिर्फ कागज नहीं होती, वे समय के खिलाफ दौड़ होती हैं। कभी-कभी इतिहास किसी एक चूक से नहीं बनता, बल्कि कई छोटी देरी, कई अधूरे फैसलों और कई शायद से बनता है। 26 नवंबर 2008 हमें यही सिखाता है। खतरे की आहट हमेशा चीख कर नहीं आती, कभी-कभी वो फाइलों के बीच धीरे धीरे गुजर जाती है। और जब तक हम सुनते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है।